हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की सीरीज़ में पीजीटी के जितने भी पेडागोजी वाले क्वेश्चंस थे उन्हें कर रहे हैं। तो आज हम लाए हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट का पेपर। 22 तारीख को जो हुआ था, 22 तारीख को दो शिफ्ट में हुआ, सुबह और शाम को। तो शाम वाले शिफ्ट का क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें फटाफट खत्म करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। थोड़ा सा डीपर जाएंगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स में, उन पर भी बात करेंगे। देखिए, इंडक्टिव जो इंडिकेटिव सिलेबस था पीजीटी का, उसी में से टीजीटी में सवाल देखने को मिल रहा है। टीजीटी का मेथोडोलॉजी कोई सिलेबस नहीं है टीचिंग मेथोडोलॉजी का, उन्होंने अलग से बताया है। पर ऐसा देखने को मिला है जो टीजीटी इंग्लिश का भी एग्जाम हुआ या फिर हम कहें टीजीटी हिंदी स्पेशल एजुकेटर के जो एग्जाम हुए हैं, वो पीजीटी के ही टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले सिलेबस से आए हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इन क्वेश्चन को करिए, बिकॉज आपको ऐसा भी हो सकता है इनके रिपीटेटिव ऑप्शंस आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फटाफट शुरू करते हैं। द प्राइमरी फोकस या फिर द प्राइमरी रोल ऑफ एस्थेटिक्स इन एजुकेशन इज। देखिए, एस्थेटिक्स आप जानते हैं किससे संबंधित है। ये रुचिकर तौर पर जो हम कहते हैं ना, एक जगह की स्पेस की अंडरस्टैंडिंग की, वो दिखने में सौंदर्यकरण जो हम कहें एस्थेटिक्स, या फिर सौंदर्य होने की समझ को लेकर है। तो एजुकेशन में प्राइमरी रोल क्या है एस्थेटिक्स के होने को, तो यहाँ पे एनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। मैंने कहा ना, सौंदर्य से संबंधित, टू एप्रिशिएट ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए जो है वही इसका मेन वो है। अवॉइडिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा, लिमिटिंग वाला नहीं आएगा। देखिए, नेगेटिव वर्ड्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो आपके मेथोडोलॉजी के काफी सवाल बहुत आराम से अच्छे से हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है रोल प्लेज फोकस मोर ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑन द और द कैरेक्टर दे आर प्लेइंग। देखिए, पहली स्टेटमेंट काफी हद तक सही नजर आ रही है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिमुलेशंस फोकस मोर ऑन रियल सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी बात बिल्कुल सही है। जब सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन ड्रामा या रोल एक्टिंग की एक वन ऑफ द विधा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिमुलेट करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जब कैरेक्टर रो रहा है तो वो एक्चुअल में रोने की प्रक्रिया को कर रहा होता है, दैट इज सिमुलेशन। तो रोल प्ले और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट और देखिए, रोल प्ले इज मोर स्ट्रक्चर्ड दैन सिमुलेशन। तो कह रहे हैं रोल प्ले इज मोर स्ट्रक्चर्ड दैन सिमुलेशन, ऐसा नहीं है ना। तो रोल प्ले जो है ना वो बहुत ओपन होते हैं। आपको पता है, रोल प्ले जो है वो बहुत ही वाइड स्पेस ओपन करते हैं कला के लिए, एज कम्पेयर टू सिमुलेशन। सिमुलेशन में तो आपको सीधा जो हुबहू रियल लाइफ सिचुएशन है उसको इंकित करना है, उसमें आपका क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं होता, पर रोल प्ले में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट है। ये वाइस वर्सा है कि रोल प्ले आर मोर ओपन और सिमुलेशन आर मोर स्ट्रक्चर। तो इसका पहले और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से इसका सेकंड आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इन द लैंग्वेज लर्निंग स्पीकिंग इज कंसिडर्ड एज पैसिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल या फिर नॉन एसेंशियल स्किल। देखिए, इसको लेके हमने पहले बात की, पैसिव और रिसेप्टिव तो रॉन्ग हो जाएंगे सीधे सीधे। मैंने कहा नेगेटिव को थोड़ा बचना है, पैसिव भी नहीं आएगा और नॉन एसेंशियल भी नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास प्रोडक्टिव स्किल। कई लोग इसे एक्टिव स्किल भी बोलते हैं स्पीकिंग को, तो प्रोडक्टिव स्किल का पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जैसी बात आती है तो हम सभी को पता है इसका जो आंसर है वो है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और इनकी थ्योरी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो यहाँ ये जेनेटिक जो है ना, जेनेटिक्स वाले से नहीं, जेनेसिस से है, कि मतलब उत्पत्ति। तो कहते हैं कि नॉलेज की उत्पत्ति कैसे हो रही है उस पर उन्होंने काम किया, तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं कि सीखने का जो प्रकरण है वो कैसा होगा, उस पर बात करते हैं। बीएफ स्किनर आपको पता है, ये आपका कंडीशनिंग से आएगा, मतलब बिहेवियरिस्ट से आएगा। ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ी है, तो बीएफ स्किनर जो है बिहेवियरिस्ट है। लेवर्स की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो बात करते हैं, पर ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आएंगे। और सिगमंड फ्रॉइड आपको पता है साइको एनालिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जो साइकी को एनालाइज करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू ट्रेडिशनल करिकुलर रीइंफोर्स जेंडर स्टीरियोटाइप। देखिए, फिर से जेंडर पे सवाल हमें देखने को मिला, जेंडर पे बहुत सवाल आ रहे हैं। तो करिकुलर कैसे रीइंफोर्स करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, तो बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स जेंडर, तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, तो ठीक है। बाय एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग ऑन जेंडर, ये भी ठीक है। द प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, ये भी ठीक है। बाय पुटिंग मेन एज लीडर एंड वुमेन एज अ पैसिव केयर गिवर रूल्स, ये है जो जेंडर स्टीरियोटाइप। पहले हमें तो स्टीरियोटाइप ढूंढना है इनमें से, तो ये है कि स्टीरियोटाइप, तो ऐसे स्टीरियोटाइप को हम रीइंफोर्स करते हैं थ्रू करिकुलर, है ना। जैसे कई बार इस बात पर चर्चा होती है कि राम स्कूल जा रहा है और सीता जो पानी भरने जा रही है, तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन करिकुलम सर्टनली हाईलाइट्स जेंडर रूल्स या जेंडर स्टीरियोटाइप रूल्स को दिखाती हैं। चार स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी करेक्ट में बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज या आर रेलिवेंट व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन सिलेबस। तो कंटेंट इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चार स्टेटमेंट दी है, इनको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी सही निकलती है, और उसके हिसाब से हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं, इट हेल्प्स लर्नर अटेन मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी मोस्ट इकोनॉमिकली। ठीक लग रही है काफ़ी हद तक। मैक्सिमम सेल्फ सफिशिएंसी, खुद का जो हम कहते हैं ना, खुद को समझने के लिए हम कहें कि अपनी नॉलेज बेस या अपनी कॉग्निटिव स्किल्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्फ एफिशिएंट बनता है मोस्ट इकोनॉमिकल वे में, है ना। इट डेवलप कॉग्निटिव, तो बिल्कुल सही है, इफेक्टिव मोटर, साइको मोटर या फिर हम स्किल्स या फिर कल्चर सेंसिटिव स्किल, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। इट सपोर्ट द बिलीफ एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी अराउंड। देखिए, ये थोड़ा डाउटफुल है। जब हम कहते हैं ना कम्युनिटी का बिलीफ प्रमोट कर रही है, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही है, वो क्वेश्चन भी करते हैं ना, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप को हम क्वेश्चन करते हैं, तो सोसाइटी बिलीफ ही तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो इट डज नॉट सपोर्ट, मतलब इट क्रिटिकली इवैल्यूएट द कम्युनिटी, मतलब बिलीफ एंड ट्रेडिशंस, तो सपोर्ट नहीं कर सकते। कई जगहों में हम डिस्करेज भी करते हैं ना, जैसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, फिर हम कहीं कहीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिन्हें हम सवाल करते हैं। इट हैज़ करंट वैलिडिटी एंड यूटिलिटी इन द लेटर लाइफ ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल फ्यूचर सिटीजन बनाने के लिए हम नॉलेज को ले रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा इसके तीन स्टेटमेंट ए, बी एंड डी। सी इसका गलत है, जहाँ से सी ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। देखिए, एग्जामिनर ने भी सी सब इन तीन में डाला, इसमें नहीं डाला, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइव ऑफ द सेवन एलिमेंट्स, फाइव ऑफ द सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स आर सजेस्टेड बाय स्टोरी म्यूलर एंड मेस। तो इन्होंने ना कुछ 7 पॉइंटर्स बताए हुए हैं, है ना। तो उनमें से कुछ पॉइंटर्स यहाँ दिए हुए हैं और आपको बाकी बचे हुए पॉइंटर्स डिफाइन करने हैं। किसको लेकर? करिकुलम को लेकर। इतना फैक्चुअल मैंने बहुत कम सवाल देखा है, एक दो सवाल अगर आपका ऐसा आ जाता है तो चिंता मत करिए, इट इज़ हार्डली टू, बट आप स्मार्टली थोड़ा रिस्क लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, यूडीएल की बात हो रही है, जो हमने बात की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी न्यूज़ होनी चाहिए, सिंपल एंड इंट्यूटिव, परसेप्टेबल इन्फॉर्मेशन, लो फिजिकल एफर्ट लगना चाहिए, साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़ को भी ध्यान में रखना होता है। अब देखना बाकियों में से क्या हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ग्रुप स्पेसिफिक, ये थोड़ा सटीक सा लग रहा है, इस पर थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। बाकी देखिए इक्विटेबल यूज़, टॉलरेंस फॉर एरर। देखिए टॉलरेंस फॉर एरर तो बहुत जरूरी मुझे एक एस्पेक्ट लगता है, तो मुझे तो ये वाला भी ठीक लग रहा है, इक्विटेबल यूज़ एंड टॉलरेंस फॉर एरर। इक्विटेबल यूज़, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इक्विटेबल यूज़ ठीक लग रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एरर फ्री एंड एक्सेसिबल, ये भी दोनों ठीक लग रहे हैं। तो बट एज पर की जो है ना, जो इन्होंने एक्चुअल में जो आंसर दिया है, फिर हम कहें उसे माना है इक्विटेबल यूज़ एंड टॉलरेंस फॉर एरर, ठीक है। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी हमने ऊपर बात कर ली है, एक्सेसिबिलिटी, साइज स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़, तो इसमें जो दो ऑप्शंस और आएंगे वो हैं आपके इक्विटेबल यूज़ एंड टॉलरेंस फॉर एरर्स, ठीक है। ऐसे सवालों को देख के चिंता मत करिए, एक दो सवाल ऐसा आ जाता है जो बहुत ही फैक्चुअल है ना। इतने सवाल मैंने कराए तक पहला मुझे इतना फैक्चुअल सवाल लगा, जैसे आप मतलब थोड़ा सा सोच करना पड़ेगा रटा हुआ हो तो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? देखिए असेसमेंट में बहुत सवाल पूछे हैं, प्राइमरी पर्पस, फोकस, गोल, टाइप ऑफ असेसमेंट, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान देंगे, असेसमेंट वाली यूनिट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कंपेयरिंग स्टूडेंट्स विद ईच अदर इन रैंकिंग सिस्टम या प्रोवाइडिंग फाइनल ग्रेड्स। देखिए कंपेरिजन नहीं होता है असेसमेंट का मसला, ओनली पर्पस, प्राइमरी पर्पस तो नहीं है, वन ऑफ द पर्पस हो सकता है, प्राइमरी नहीं है। कंपेयरिंग स्टूडेंट नहीं, प्रोवाइडिंग फाइनल ग्रेड्स ये भी गलत स्टेटमेंट है। फोकसिंग ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये भी बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए ही तो असेसमेंट हो रहा है ना। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फीडबैक दैट हेल्प इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टीचिंग एंड लर्निंग के लिए क्या करें? कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये होगा इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है हमारा मूल्यांकन का, वो ये होगा असेसमेंट का। वट इज़ द प्राइमरी फोकस या प्राइमरी पर्पस ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन एजुकेशन? देखिए प्राइमरी पर्पस हमेशा मैंने बोला है, लर्निंग रिसोर्स जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित हो, ठीक है। तो एक बार देख लें, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते टीचर के रोल को, टू सपोर्ट करें एनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ठीक लग रहा है। इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट मेमोराइज क्यों करेंगे भाई, ये तो गलत हो जाएगा अपने आप में, ना। मेकिंग लर्निंग रिगरस एंड रिगरस, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, रिगरस लर्निंग के लिए जरूरी नहीं कि हम टीएलएम लर्निंग रिसोर्स यूज करें। तो इट सपोर्ट एंड एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज इन लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग में वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज यूज क्यों करते हैं हम, है ना। तो इसे एक बार देख लेते हैं फटाफट से। दे मेक लेसन मोर टाइम कंज्यूमिंग, लेसन प्लान को मोर टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं बनाता रिसोर्सेज, है ना। दे हेल्प एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड नीड, ये काफी सटीक लग रहा है मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। दे रिप्लेस द नीड, दे कैन नॉट रिप्लेस द नीड फॉर लर्निंग, है ना। दीज आर यूजफुल ओनली फॉर एडवांस लर्नर, नहीं ये हर तरीके के लर्नर के होते हैं, तो करेक्ट होगा दे हेल्प एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स। Now question number 11, according to Bloom's taxonomy, which type of learning objective require students to justify decision based on evidence? देखिए मैंने आपको बोला था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज कर लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था हायरार्किकल ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने में मदद करती है, इवैल्यूएटिंग सबसे टॉप पे होता है और अंडरस्टैंडिंग या फिर हमको रिकॉल वाला जो होता है वो सबसे लोअर लेवल पे होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग पहले आएगा, रिमेंबरिंग आएगा, फिर अप्लाई आएगा और सबसे एंड में इवैल्यूएटिंग आता है। क्रिएट भी इसका पार्ट है, ठीक है, क्रिएशन भी इसी में आता है। तो इवैल्यूएटिंग होगा इसमें, क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाएंगे विच रिक्वायर स्टूडेंट टू जस्टिफाई डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस। जब जस्टिफिकेशन की बात आ रही है तो इसका मतलब क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पाए, वो जस्टिफाई कर पाए कि उसने ये सब क्यों करा है या फिर उसकी ये चॉइस क्यों है, अगर वो कुछ भी कंटेंट पढ़ के आपको समझा रहा है तो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका ये होगा इवैल्यूएटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, देखिए नॉट वाले वर्ड से बहुत ध्यान देंगे, अलग से बोल्ड करके नहीं दे रहा है डीएसएस भी आपको, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, इनमें से कौन सा इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच का पार्ट नहीं है? जब जिसे हम कह रहे हैं जांच आधारित हमारा जो अपागम होता है ना, जो अप्रोच है हमारी जांच आधारित, तो उसमें से कौन सा इसमें से नहीं होगा? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन विच द लर्नर टेक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट पूछ रहे हैं हमसे। लर्निंग इज ड्रिवन बाय इंक्वायरी, बिल्कुल इंक्वायरी बेस्ड है तो उससे ड्रिवन होगी। लर्निंग बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नई आप एक्वायर करते हैं नई नॉलेज को। लर्नर एंगेज इन नीड बेस्ड एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, नहीं अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर नहीं होता, ना कि नीड बेस्ड एक्टिविटी नहीं होती, इंक्वायरी बेस्ड होती है। आप एक इशू को लेकर आते हैं, उसे इंक्वायर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन या पर्सपेक्टिव से। इन द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर, हम पहले पता है फैसिलिटेटर वर्ड जहाँ दिखे आप शॉर्ट समझ के ऐसा लगा दीजिए, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर हु गाइड स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेट करने का है, क्रैमिंग कराने का नहीं है, रटू तोते की तरह तैयार करवाने का नहीं है। आंसर दे दो डायरेक्ट, ये नहीं होगा। स्टूडेंट मेमोराइज कर रहे हैं फैक्ट को, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर दो स्टूडेंट की कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को, ये पार्ट कंस्ट्रक्टिविज्म का नहीं है, तो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स येट इफेक्टिव टेक्निक फॉर असेसमेंट? देखिए इनमें से बताने, देखिए यहाँ पे वन टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पोर्टफोलियो, समेटिव असेसमेंट और रूट मेमोराइजेशन में कौन सी कॉम्प्लेक्स है और इफेक्टिव भी है,
तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स होती है पोर्टफोलियो होती है कि पूरे साल आप विच ट्रैक द स्टूडेंट्स ओवर टाइम थ्रू कलेक्शन ऑफ वर्क, उसके पूरे काम का आप एक जगह इकट्ठा कर रखते हैं। पोर्टफोलियो बड़ा कॉम्प्लेक्स है टू मेंटेन, बट सबसे इफेक्टिव है। वो आपके स्टूडेंट की ना क्वांटिटेटिव आई से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ग्रोथ दोनों दिखाता है कि स्टूडेंट ने कितना इफेक्टिवली ग्रो करा है पूरे इस प्रोसेस में। समेटिव में तो एक टेस्ट लेकर आप जज कर लेते हैं, रूट मेमोराइजेशन में तो आपसे रट्टा लगवा रहे हैं, है ना, और एमसीक्यू से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, हाउ डू डिसिप्लिन इवॉल्व ओवर टाइम। देखिए डिसिप्लिन की उत्पत्ति कैसे हुई, बाय स्टेटिंग फिक्स एंड अनचेंजिंग नहीं, अगर अनचेंजिंग हो तो नए सब डिसिप्लिन कैसे आते हैं, थ्रू रिमूवल ऑफ एक्जिस्टिंग थ्योरी विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है, थ्योरीज को रिप्लेस किया गया विद क्रिटिकली प्रोवाइडिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू रिसर्च डिबेट्स एंड चेंजेस इन सोसाइटल नीड्स। ये है इसका करेक्ट आंसर। डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, रिसर्च डिबेट्स और चेंजेस इन सोसाइटल नीड के हिसाब से, और बाय रिजेक्टिंग न्यू नॉलेज तो कभी भी नहीं है। अगर न्यू नॉलेज कोई भी नॉलेज रिजेक्ट होती है तो उसके एवज में कोई और नॉलेज आके एग्जिस्ट, ये खड़ी हो जाएगी। हाउ डज क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हाउ डज स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी डिफर फ्रॉम जनरल टीचिंग मेथड। देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी की बात हो रही है और जनरल टीचिंग मेथड से कैसे अलग है। इट अप्लाइज द सेम टीचिंग मेथड्स इन ऑल सब्जेक्ट, नहीं। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर लेसन प्लान, नहीं, लेसन प्लानिंग सबका एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट टेलर्स इंस्ट्रक्शन अप्रोचेज टू द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसलिए कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज जो है ना नेचर और रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। इट रिलाइज ओनली ऑन स्टूडेंट लेड डिस्कशन, ऐसा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 क्वेश्चन, ग्रोथ बीइंग अ डैश प्रोसेस इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय डैश एनहेंसमेंट। देखिए यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो मैंने आपको हमेशा बताया ग्रोथ जो है ना वो बायोलॉजिकल है और डेवलपमेंट जो है आपकी ओवरऑल की बात हो रही होती है। तो ये बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों दिए हैं, तो फिजियोलॉजी के हिसाब से भी हम ग्रोथ को समझते हैं। तो इन चारों में से हमें जो काम करना है वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन पर देखना है, पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव या पॉजिटिव। और अगर सेकंड ऑप्शन देखें, जो ग्रोथ है वो किससे इंडिकेटेड होती है, पॉजिटिव एनहेंसमेंट से। पॉजिटिव क्या पॉजिटिव, किसी के लिए कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये क्वांटिफाई नहीं हो सकता। डेवलपमेंटल एनहेंसमेंट से, डेवलपमेंट भी जो है वो कहीं से कहीं नहीं नजर आ सकती। ग्रोथ के केस में डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट ओवरऑल होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फिजियोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ को हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ की जब बात हो रही थी वो क्वांटिटेटिव है, और जब डेवलपमेंट की बात हो रही तो वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ भी तो होती है, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव दोनों हो सकती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन डिवेलप लॉजिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट। देखिए क्लासीफाई ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि स्टूडेंट में क्लासिफिकेशन का फीचर कब से आना शुरू हो जाता है, एक क्लासिफिकेशन एज अ प्रोसेस कब स्टूडेंट करना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्योंकि वो यहाँ पर ग्रुप्स बनाना सीखते हैं या फिर कैटेगराइजेशन या सेग्रीगेशन सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 क्वेश्चन सेकंड लाइन। ये क्वेश्चन मैंने कई पेपर में देखा है, तो प्लीज़ याद रखिएगा सलम आंसर स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बाइबल जैसे एक फ्रेमवर्क ले आई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, इसका नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स को लेकर होता है, और ये वाला कन्वेंशन मुझे भी देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपने देखा है तो आप बताइए ये वाला एग्रीमेंट किस बारे में था, कमेंट्स में लिख के हमें बताइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सलम आंसर स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर दो ही चीज़ें पूछे जाए, सलम आंसर और पीडब्ल्यूडी एक्ट। Now last question of the day is identify the following statement as true or false। इनमें से ट्रू फॉल्स बताना, फिर नीचे तो अपने आप हो जाएगा। स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन मीन्स इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट ऑल एज ग्रुप विद डिसेबिलिटी और स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशनल नीड इन रेगुलर क्लासरूम विद एप्रोप्रिएट एडेप्शन एंड रिसोर्सेज। देखिए पहली ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या करें, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक सेटिंग थ्रू। देखिए यहाँ ये थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रोसेस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट इन स्पेसिफिक सेटिंग थ्रू। देखिए स्पेसिफिक सेटिंग कहने का मतलब आपने तो एक्सक्लूड कर दिया, पार्टी में तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहाँ से हुआ, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपका पहला आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आज हमने कर लिए 20 क्वेश्चन दोस्तों। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, आपका प्यार ही हमें मोटिवेटेड रखता है इस तरीके के जो आप हमें लाइक कमेंट्स करते हैं। सो डू कंटिन्यू दिस सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग अ कॉमन वीडियो जहाँ पर ये सारे डिस्कशंस हो पाएँ। कहने का मतलब है जब तक जितने भी इन पेपर्स का एनालिसिस करके जो मुझे मोटा मोटे टॉपिक्स लगे उसके क्रिस्प नोट्स की एक रिवीजन हम क्विकली कर लें, तो दैट विल डिपेंड ऑन योर सपोर्ट की वो मोटिवेशन आए बनाने की। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब साइंस बंकर्स, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।